वेलकम टू डीएलएक्स साइंस क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। तो भौतिक रसायन, ये भौतिक रसायन की एक शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जिसमें हम ठोस और द्रव की सतहों का अध्ययन करते हैं या फिर सतहों पे होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। डिफरेंट प्रोसेस व्हिच हैपेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सिंपल सी बात, जैसे कि नाम डिनोट करे सरफेस केमिस्ट्री या फिर पृष्ठ रसायन। ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे? पृष्ठ की स्टडी करेंगे। किसके पृष्ठ की? तो सॉलिड या फिर लिक्विड के पृष्ठ की, ठोस या द्रव के सरफेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, या फिर उसमें होने वाले कोई प्रोसेस होते हैं, कोई चीज उस पर चिपक रहा है या हट रहा है, इन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं पहला टॉपिक आता है हमारा अधिशोषण। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन क्या होता है कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पे चिपक जाता है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पे चिपक जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर चिपक जाता है, अधिशोषण कहलाता है। The process in which one substance deposit on the surface of other substance is called adsorption। अगर तुम सबसे अच्छा एग्जांपल देखोगे, तुमने रुमाल को गिराया जमीन पे, मिट्टी रुमाल के ऊपर चिपक गया, मिट्टी रुमाल के ऊपर चिपक गया, मतलब मिट्टी का रुमाल पे अधिशोषण हो गया, मिट्टी का रुमाल पर अधिशोषण हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, दो टॉपिक इसके साथ आता है, अधिशोषक और अधिशोषित, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। ठीक है, जैसे तुमने रुमाल गिराया तो मिट्टी रुमाल के ऊपर में चिपका, तो मिट्टी क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा अधिशोषित। मिट्टी क्या हो जाएगा? अधिशोषित, क्योंकि चिपका कौन है? मिट्टी। अधिशोषित होने वाला पदार्थ, द सब्सटेंस व्हिच एडजॉर्ब इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। ठीक है, जो अधिशोषित होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? अधिशोषित। ठीक है, और जो अपने ऊपर चिपकाता है, जो अपने ऊपर चिपकाते हैं, कौन चिपका रहा था? रुमाल चिपका रहा था ना, तो रुमाल क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट। क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट। द सरफेस ऑन व्हिच अदर सब्सटेंस डिपॉजिट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात करूं, सक्रिय चालकों द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण। ठीक है, क्या करता है ब्रोमीन? ब्रोमीन क्या करता है? जब हम एक्टिव चारकोल को डालते हैं, एक्टिव चारकोल जब हमारे बॉडी में जाते हैं, फिर एक्टिव चारकोल को हम उसके अंदर में, ब्रोमीन के अंदर में डालते हैं, तो वो क्या करता है? ब्रोमीन को अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेता है, अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेता है। ठीक है, या फिर सिलिका जेल, लाइव एग्जांपल देखो, तुमने मेडिसिन में देखा होगा कि सिलिका जेल होता है। ठीक है, तो सिलिका जेल को जब हम डालते हैं तो वो वाटर को अपने सरफेस पे चिपका लेते हैं, ह्यूमिडिटी को दूर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सिलिका जेल। ठीक, या फिर तुम देख सकते हो गैस मास्किंग में इसका यूज होता है। गैस के एक लेयर को किसी दूसरे लेयर से कवर कर देते हैं। ठीक है कि नहीं है? गैस मास्किंग में यूज, आगे यूज देखेंगे। ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पे असंतुलित अंतराण्विक बल होता है या फिर आणविक बल होता है। जो सॉलिड या लिक्विड है ना, यदि उसके सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तब ऐसा ये कारण है अधिशोषण बनेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण मतलब जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर चिपक जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अधिशोषण। एडजॉर्प्शन बोलते हैं। दो चीज होता है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्ब, अधिशोषक, अधिशोषित। ठीक है, जो चिपकता है वो क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है, और जो चिपकाता है वो क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, फिर अब आते हैं दूसरा टॉपिक, अवशोषण। नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं दोनों अलग अलग। ठीक है, अवशोषण की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण जालक में, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पूरे जालक में, एक समान थ्रू आउट द होल नेटवर्क ऑफ क्रिस्टल्स बोल सकते हो, उसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल चौक है। चौक को जब तुम पानी में डालोगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ये क्या करे? वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ इसके सरफेस पे ही नहीं रहेगा, इसके पूरे जितने भी नेटवर्क है, क्रिस्टल नेटवर्क है, इस पूरे के पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चौक में। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण जालक में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वन सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द क्रिस्टल नेटवर्क। ठीक है कि नहीं है? इसमें भी दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारा अवशोषक और एक होता है अवशोषित। एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। ठीक है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है? ठीक है, जो अवशोषित करता है, जो अवशोषित करता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, अवशोषक। जैसे चौक अवशोषित कर रहा था, चौक क्या कहलाएगा? अवशोषक कहलाएगा। ठीक है, और जो अवशोषित होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम? एब्जॉर्बेंट, अवशोष्य बोल देते हैं।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे पानी क्या हो गया, अवशोषित हो गया। एग्जांपल, जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा NH3 होता है। जब हम पानी डाल देते हैं H2O तो हमारा क्या होता है NH4 बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया क्या करता है, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है और क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। फिर आता है शोषण। क्या होता है शोषण? चलो पहले इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैं अगर एक डायग्राम बताऊं तो अधिशोषण अवशोषण का, ठीक है। हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है, हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है। यदि मैं उसमें डालूंगा और क्रिस्टल्स कोई दूसरा पार्टिकल इसके सरफेस पे अगर आ गया, इसके सरफेस पे चिपक गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। पहला वाला हमारा क्या है बच्चों, अधिशोषण। और अगर यही ये दूसरा क्रिस्टल है, अब क्या हमने किसी जैसे हमने चॉक लिया और चॉक को वाटर में डाल दिया, अब क्या होगा, वाटर के पूरे इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे क्रिस्टल नेटवर्क में, है ना। अब क्या हो जाएगा, अवशोषण। अब क्या हो जाएगा, अवशोषण। दोनों का बहुत बड़ा मेजर यही डिफरेंस है, ठीक है। ये जो सरफेस पे पदार्थ है इसको बोलते हैं क्या, ये जो सरफेस पे पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्या है, अधिशोषित, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो सरफेस पे पदार्थ है और चिपका जो रहा है अपने ऊपर में, ये पूरा का पूरा जो चिपका रहा है ये क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड वाला, अवशोषण। तो जो पदार्थ अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो पदार्थ अंदर की तरफ जा रहे हैं, नेटवर्क में जा रहे हैं, पूरी जगत में जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवशोष्य बोलते हैं, अवशोष्य बोलते हैं, एब्जॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है। और जो अपने अंदर अपने क्रिस्टल नेटवर्क में ले रहे हैं या अपने अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करवा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अवशोषक कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आता है शोषण। क्या होता है, तो शोषण एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अधिशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है। जैसे तुमने जनरली देखा होगा डाइंग कलर करते समय वहां पे अवशोषण भी होता है, अधिशोषण। जो कलर होता है ना वो सरफेस पे चिपकता भी है और क्रिस्टल नेटवर्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है। तो शोषण, जॉब्सन बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड जॉब्सन। समझ में आ गया? अधिशोषण भी होगा, अवशोषण भी होगा। एग्जांपल अगर हम बात करें तो कपड़े में, कपड़े को डाई करना, जो डाई होता है ना वो ऊपर लेयर पे भी रहता है, ऊपर लेयर पे भी रहता है और क्रिस्टल नेटवर्क में भी पूरे में जाता है। समझ में आ गया? कपड़े का रंग इसीलिए छूटता है, कपड़े का रंग छूटने का रीजन क्या है, ऊपर अब ये टॉपिक पढ़ोगे विशोषण, इसके बाद विशोषण, देखो चलो विशोषण देख लेते फिर बात। विशोषण इसको डिजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या होता है, अधिशोषण की सतह से अधिशोष्य का हटना, सेपरेट होना, the process by which adsorbent separate from the surface of adsorbent। समझ में आ गया? जैसे हमने रुमाल को छोड़ा, ठीक है, रुमाल को जमीन पे छोड़ा, अब जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो रुमाल पे चिपक गए, धूल के पार्टिकल्स रुमाल पे चिपक गए, ये क्या हो गया, अधिशोषण हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। अब मैंने तो रुमाल को झाड़ दिया, अब क्या होगा, धूल का पार्टिकल्स बाहर निकल जाएगा, धूल के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। अब क्या होगा, अब कौन सी घटना होगी, विशोषण, डिजॉर्प्शन। क्या हुआ था, जो चिपका हुआ था वो सेपरेट हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। यहाँ पे जरा देखो कलर वाले कपड़े में जब हम कलर करते कपड़े को, जब हम कपड़े को धोते हैं तो सरफेस पे जो कलर लगा होते हैं वो हट जाते हैं कि नहीं हट जाते हैं, है कि नहीं, हट जाता है। कौन सी घटना हो गई, विशोषण, है कि नहीं है। लेकिन क्या सारा हटता है, नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है, क्योंकि अवशोषण नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ है, अवशोषण भी हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद अधिशोषण। अच्छा, यूज कहाँ होता है इसका, ये इन टॉपिक्स का यूज कहां पे है, तो सबसे पहला हमारे गैसों को मास्क करने में। अगर कोई ऐसी गैस है, विषैली गैस है, तो हम उसके ऊपर में एक ऐसी चीजों का लेयर बना देते हैं, अधिशोषित करवा देते हैं जो कि विषैली ना हो, ठीक है। पहला गैसों के मास्क करने में। दूसरा रंजक प्रक्रिया, हमने ऑलरेडी कर लिया रंजक प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है। तीसरा कठोर जल के मृदुकरण में, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में भी, ठीक है। देखो हार्ड वाटर में क्या होता है, आयंस की अधिकता होती है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनकी अधिकता होती है। हम क्या करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, उसमें हम कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं जो कि इन आयनों को अधिशोषित कर ले। तो जैसे हम वो पदार्थ डालते हैं, ये जो आयंस होते हैं ना, ये उसी के सरफेस पे चिपक जाते हैं और नीचे डिपोजिट हो जाते हैं, और ऊपर वाला जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। फिर आता है नमी को दूर करने में, ह्यूमिडिटी। बताया था एक एग्जांपल मैंने सिलिका जेल का, सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण। सिलिका क्या करता है, अपने ऊपर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वाटर को अपने ऊपर चिपका लेता है, जिससे क्या होता है, आसपास की ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या, बीमारियों के बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, ठीक है। जैसे अब हमने कोई ऐसा हानिकारक बैक्टीरिया हमारे अंदर में चला गया, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम अपने बॉडी के अंदर ले लेना, ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म में, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उसके सरफेस से चिपक के रिमूव हो जाते हैं। या फिर एक्टिव चारकोल, जैसे कभी कभी कोई जहरीली चीज हमने खा लिया तो हमें एक्टिव चारकोल खिला दिया जाता है,
क्या होते हैं, वो क्या करता है, पॉइजन वाली चीजों को अपने ऊपर में चिपका लेता है। समझ में आ गया? तो पॉइजन का इफेक्ट होने नहीं देता बॉडी में। तो डिसीज, अलग अलग डिसीज के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, जैसे दो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में चीजें हैं, हमारे पास दो चीजें हैं लेकिन बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में, बहुत माइन्यूट अमाउंट में, और अगर उन्हें दोनों को सेपरेट करना है, उन दोनों को सेपरेट करना तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। आगे पढ़ोगे प्रैक्टिकली दीजिए। क्रोमेटोग्राफी में दो ऐसे प्लेट होता है, ठीक है, उसको हम एक जिनको सेपरेट करना है उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो दोनों का जो इसके ऊपर फिर ये मूव करते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस ऐसे करके ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऐसे करके मूव करते हैं। तो इसमें भी इसका अधिशोषण का काम होता है, सिलिका जेल का परत लगाना होता है, तब जाके वो कलर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी मतलब इसमें टोटल कलर का है, क्रोमा मतलब होता है रंग, क्रोम मतलब क्या होता है, कलर से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये टेक्निक है, आगे पढ़ोगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, हालांकि 11th का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने अभी पढ़ा। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड और लिक्विड की स्टडी करते हैं, सॉलिड लिक्विड की सरफेस की स्टडी करते हैं, या फिर उसमें होने वाले प्रोसेस की स्टडी करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अधिशोषण, एक सब्सटेंस दूसरे के ऊपर में चिपक गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अधिशोष्य, जिस पर कोई पदार्थ चिपका है अधिशोषक, जैसे इस पे कोई पदार्थ चिपका है अधिशोषक हो जाएगा, ये चिपका है तो ये अधिशोष्य हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल हमने देख लिया। फिर आगे अवशोषण, अवशोषण क्या होगा, एक पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए, जिसके अंदर में होता है उसको अवशोषक बोलते हैं। और जो हो रहा है, जैसे पानी इसके अंदर में घुल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अवशोष्य कहलाएगा, ठीक है। शोषण क्या होता है, जिसमें अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, ठीक है। फिर आता है विशोषण, मतलब जो चिपका हुआ पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया, सेपरेट होने की प्रक्रिया, विशोषण क्या कहलाता है। अनुप्रयोग हमने अभी डिस्कस किया था कि अनुप्रयोग क्या क्या होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैटालिसिस। उत्प्रेरण क्या होता है बच्चों, तो देखो उत्प्रेरण ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंस मात्र से ना या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। मींस इसको हम जैसे डालेंगे केमिकल रिएक्शन में, जितना डालेंगे वो हमको फाइनली बाद में उतना ही मिल जाएगा, लेकिन अगर हम उसे डाल देंगे ना तो या तो केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। समझ में आ गया? प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। मैंने परिवर्तित इसलिए लिखा है क्योंकि ये बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, ठीक है। तो दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट प्रेजेंस ऑफ दीज सब्सटेंस द रेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ऐसे पदार्थ को कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। अब जितना भी हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस से पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, तो सब में से लगभग ऐसा ही डेफिनेशन रिपीट होगा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपने उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, फिर लिखेंगे घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही लगभग डेफिनेशन रिपीट होने वाला है, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन, उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हमारा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जरा देखते हैं धनात्मक, पॉजिटिव कैटालिसिस को, ठीक। क्या होता है पॉजिटिव कैटालिसिस? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव है मतलब बढ़ाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। Those substances which do not participate in a chemical reaction but presence of these substances the rate of chemical reaction increased is called a positive catalyst and this phenomena is called positive catalysis। मैं बात करूं एग्जांपल की, तो जब हम अमोनिया बनाते हैं, हम नाइट्रोजन को लेते हैं हेबर विधि से अमोनिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम बी ब्लॉक पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है। ये रिएक्शन होता स्लो है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे FeMO डालते हैं, यहाँ पे MO बताऊंगा उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है। कैटालिसिस एनहांसर है, बताऊंगा मैं क्या होता है। लेकिन जैसे हम Fe को इसमें डालते हैं ना, आयरन को डालते हैं, तो आयरन क्या कर देता है बच्चों, आयरन की अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, आयरन के बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे Fe क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण है। MO मैंने नहीं लिखा है, MO उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। आगे टॉपिक आएगा MO के बारे में, अभी सिर्फ Fe की बात करो। Fe क्या है बच्चों, Fe के प्रेजेंस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है।
दूसरा एग्जांपल बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो SO3 बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन के रेट को अगर हमें बढ़ाना है तो हमको वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालना पड़ेगा। और जैसे हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगनी गति से होने लगती है, बहुत तेजी गति से होने लगती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। और तुम क्या कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दल को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के दल को बढ़ाते हैं लेकिन भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वनस्पति तेल होता है, ठीक है, जब उसका हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं। जनरली देखो वनस्पति तेल में डबल बॉन्ड होता है, वनस्पति तेल में नेचुरल ऑयल होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। जब हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं ना और निकल के प्रेजेंस में करेंगे तो ये बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन वाला, और दोनों बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाता है। मतलब पहले क्या था, अनसैचुरेटेड था, असंतृप्त था, डबल बॉन्ड था। ठीक है, अब डबल बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब क्या था, सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। अब वनस्पति घी में वो बदल जाते हैं। तो अगर मुझे इस रिएक्शन को बहुत तीव्र गति से करानी होगी, तेजी गति से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना होगा, तो मुझे होगा निकिल के प्रेजेंस में भी होगा, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसमें निकिल डाल देते हैं रिएक्शन में तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने अभी समझा कि कैटालिस्ट क्या होता है। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। तो जैसे मैंने उसका क्या डेफिनेशन बोला, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपने उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, तो ये क्या करेगा, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। Those substance which do not participate in a chemical reaction but presence of these substance, the rate of chemical reaction decrease is called negative catalyst, and this phenomena is called negative catalysis। देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर तुम पढ़ोगे ना हेलो एल्केन्स, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल मिला के क्यों रखा जाता है। अब इसी का एग्जांपल है, देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl3। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं ना, क्लोरोफॉर्म को जब हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और फाइनली क्या होता है, फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि एक जहरीली गैस है, जो कि कैसी गैस है, जहरीली गैस है। लेकिन जैसे हम इसमें एथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो ये इस वाले रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर, इसके रेट को डिक्रीज कर देता है, मतलब फॉस्फीन बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है। फॉस्फीन बनने की प्रक्रिया को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस अभिक्रिया के रेट को घटा रहे हैं, कौन घटा रहा है, एथिल अल्कोहल। हम क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल मिलाकर इसीलिए रखते हैं कि एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण जो है वो उसकी दर कम हो जाती है, मतलब फॉस्फीन गैस बनने की दर कम हो जाती है। हमको अल्टीमेटली यही तो करना है कि जहरीली गैस को बनने से रोकना है। दूसरी बात, ये रिएक्शन प्रकाश के प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, इसलिए हम इसको अंबर कलर कंटेनर में रखते हैं, काले रंग के उसमें रखते हैं, बोतल में ढक के रखते हैं। ठीक है, प्रकाश ना आए तो फॉस्फीन गैस बनने से बच जाता है। ये तो हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन में, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे C2H5 किसका काम कर रहा है, नेगेटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसके अलावा बच्चों अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन देखेंगे ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम तोड़ते हैं तो ये जल में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जल में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और अगर मुझे इस रिएक्शन को डिक्रीज करना है, हमको नहीं तोड़ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हमको क्या मिलाना होगा, ग्लिसरीन। तो जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरीन डाल देते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रुक जाता है, या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ओवरऑल हमने समझा कि एक में रेट बढ़ रहा है, दूसरे में रेट घट रहा है, एक में रेट बढ़ रहा है, दूसरे में रेट घट रहा है। अब आते हैं अम्ल क्षार उत्प्रेरण, एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस तो कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जो अम्ल से भी उत्प्रेरित हो जाती है और क्षार से भी उत्प्रेरित हो जाती है। तो इन अभिक्रियाओं को ना बोलते हैं हम अम्ल क्षार उत्प्रेरण, एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है, those reactions which catalyzed by either acid और base, या तो एसिड से कैटालिसिस हो जाएगा या तो बेस से, या फिर दोनों से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस, अम्ल क्षार उत्प्रेरण। और जिस एसिड बेस से हो रहा है ना उसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट बोलेंगे, एसिड बेस कैटालिस्ट बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे देखो एथिल अल्कोहल का जल अपघटन C2H5 CH3COH C2H5। ठीक है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक है, ये एथिल इधर वाला एसीटेट जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस ऑफ एसिड दिखा रहा है और OH नेगेटिव आयन क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो या तो इसमें एसिड डाल दो, कोई डाइल्यूट एसिड,
है ना, या तो बेस डाल HCl डाल सकते हो, NaOH डाल सकते हो, ठीक है। इसके प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और क्या बना देगा हमारा एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। हमने पिछले चैप्टर में ये वाला रिएक्शन एग्जांपल किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक एग्जांपल था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जरा ध्यान देना बच्चों, तो इसमें इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है ये हाइड्रोजन आयन से इंक्रीज हो रहा है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन से। तो ये किससे कैटालाइज हो रहा है ये रिएक्शन, या तो एसिड से हो रहा है या तो बेस से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस कैटालिसिस, अम्ल क्षार उत्प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तुम कि इसमें कैटालिस्ट कौन सा है, उत्प्रेरक कौन सा है, तो या तो जो एसिड कर रहा है वो है या फिर जो बेस कर रहा है वो कैटालिस्ट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम, जरा एक और अच्छा सा एग्जांपल है सुक्रोज का डेवलपमेंट, ठीक है, हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सेल्फ उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस। देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है ना जिसमें से पहले वो स्लो रेट से होती है, धीमी गति से होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट ही जो होता है ना वही केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। स्वयं मतलब अपने आप ऑटो कैटालिसिस, रिएक्शन में से ही कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। समझ आ गया? तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें से उत्पाद में से एक पदार्थ उत्प्रेरक का काम करता है, मींस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है, ऑटो कैटालिसिस कहलाता है, ठीक है। इन फ्यू केमिकल रिएक्शंस अमंग द प्रोडक्ट वन सब्सटेंस इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ऐसे पदार्थ को जो बन रहे हैं ना पदार्थ, ऐसे पदार्थ को स्व उत्प्रेरक कहते हैं, ऑटो कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये जो फिनोमेना है ना इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन करते हैं, अगर हम इसमें कैटालिस्ट नहीं डालेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि एसिड बेस डालेंगे, तो एसिड बेस जब मैं एग्जांपल पढ़ा रहा था अम्ल क्षार उत्प्रेरण, तो मैंने बताया था तुमको कि जब हम इसमें एसिड या बेस डालते हैं ना तो ये रिएक्शन बहुत तेज गति से होती है। तो वहां पे हमने एग्जांपल लिया था एसिड बेस कैटालिस्ट का, अम्ल क्षार उत्प्रेरक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे बच्चे हम, तो यहाँ पे अगर हम नहीं डालते बाई चांस एसिड या बेस नहीं डालते हैं, ये रिएक्शन तो भी होगा, स्टार्टिंग में स्लो रेट से होगा, लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है, जैसे एसिटिक एसिड का थोड़ा मात्रा बनता है तो इस अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बने, ठीक है, जो कि किसका काम करे, कैटालिस्ट का काम करे, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो पहले मंद गति से होती है फिर तीव्र गति से होती है। कारण क्या है कि पहले मंद गति से होती है क्योंकि उत्पाद बन रहे हैं और उस उत्पाद में से एक जो पदार्थ है ना वो उत्प्रेरक का काम कर जाते हैं। समझ में आ गया? और ये रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है वाला, ठीक है। अब आता है प्रेरित उत्प्रेरण ना इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित मतलब क्या होता है, किसी एक को देख के दूसरा अपने आप कुछ करने लगा, है ना, मोटिवेट हो जाना एक तरह से, ठीक है। तो इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन दूसरे केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा, मतलब इंड्यूस कर देगा, प्रेरित कर देगा केमिकल रिएक्शन के लिए। एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। वन रिएक्शन चेंज द रेट ऑफ अदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है? तो इंड्यूस कैटालिसिस बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो सोडियम Na2SO3 है, सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड आप इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं सोडियम आर्सेनाइड तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है अगर मैं इनको सेपरेटली करवाता हूं तो। अब अगर मैं सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड इन दोनों को एक साथ लेके ऑक्सीडाइज कराऊं तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, मतलब ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि ये वाली केमिकल रिएक्शन जो है ना इसको देख के कैटालाइज हो। अगर मैं सेपरेटली अलग अलग उसमें वेसल्स में करवा रहा था रिएक्शन तो नहीं हो रहा था ऑक्सीडेशन, इसका तो ऑक्सीडेशन हो जा रहा था लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मतलब पहले वो ये निकम्मा था, मतलब इसको करना ही नहीं है काम। लेकिन जब दूसरे वाले को देखा कि नहीं ये तो काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा, तो जब दोनों को एक साथ बिठा दिया या दोनों केमिकल रिएक्शन को एक साथ हमने करवाया तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया और इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गया? तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो कि किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन से प्रेरित होती है ना, इंड्यूस होती है।
समझेंगे? कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन से इंड्यूस होती है, मतलब प्रेरित होती हैं, और उसका भी बाद में जो भी प्रोडक्ट बनना होता है हो जाता है। तो ऐसे कैटालिसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस, प्रेरित उत्प्रेरक। एक रिएक्शन को देख के प्रेरित हो गया, इंड्यूस हो गया, तब जाके दूसरा रिएक्शन भी हो गया। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। मींस इसको अगर हमने अलग अलग वेसल्स में रखा तो ये क्या करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम साथ रख दे तो रिएक्शन करता है। ऐसे जनरली पढ़ाई के साथ भी होता है कि अगर तुम वैसे सेपरेटली हो या फिर अकेले बैठे हुए हो ना, तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुमने किसी दूसरे को देखा ये तो पढ़ रहा है और अच्छा पढ़ रहा है ना, और तुम पढ़ने वाले होगे तो हाँ मैं भी पढ़ूंगा, तो इंड्यूस हो गए, तुम क्या होगे? उससे इंड्यूस हो गए, वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, यही कुछ केमिकल रिएक्शन के साथ में। इसके अलावा हालांकि ये मेजर टाइप के केमिकल कैटालिसिस हैं, लेकिन ये दो अलग से हम और पढ़ते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटेरोजीनियस। देखो समांगी और विषमांगी 11 से पढ़ते आ रहे। समांगी मतलब प्रावस्थाएं सेम हो या सेम रेशियो में मिलाया जाए, यही होता है। विषमांगी मतलब अलग अलग रेशियो में मिलाया जाए। तो यहाँ समांगी से क्या मतलब है? होमोजीनियस से जब अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में हो। ठीक है, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम स्टेट में हो। अगर सॉलिड में है तो सॉलिड में, गैस में है तो गैस में, लिक्विड में है तो लिक्विड में। रिएक्टेंट भी उसी स्टेट में हो और तुम्हारा कैटालिस्ट भी उसी स्टेट में हो, तो इसको बोलते हैं हम समांगी उत्प्रेरण। और ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, SO2 हमारे पास गैस है, इसका जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे ये भी गैस ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे NO जो है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस है, ये यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को बढ़ाता है रेट को। ठीक है, तो क्या बन गया? 2SO3 बन गया। समझ में आ गया नहीं आएगा? तो विषमांगी उत्प्रेरण में बहुत सारे कैटालिसिस के एग्जांपल, जैसे ये हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव कैटालिस्ट का भी एग्जांपल में आ सकता है ये। ठीक है कि नहीं है? तो विषमांगी रिएक्शन एक अलग टाइप है कैटालिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, इनके ऊपर अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया दो ग्रुप में, एक समांगी उत्प्रेरण, दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। होमोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस में क्या होगा? अभिकारक और उत्प्रेरक का प्रावस्था समान रहेगा, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का जो स्टेट होगा ना वो सेम होगा। ठीक है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे SO2 गैस है, O2 गैस है और NO गैस है। रिएक्टेंट भी गैस स्टेट में है और जो कैटालिस्ट है वो भी किस में? गैस स्टेट में है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? समांगी उत्प्रेरण। अब आते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। क्या होता है? जैसे इसका अपोजिट, जब अलग अलग प्रावस्था में हो, अभिकारक एवं उत्पाद नहीं, अभिकारक एवं उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो। जैसे यहीं पे इसी रिएक्शन की बात करो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, लेकिन अगर वेनेडियम पेंटॉक्साइड लिखेंगे तो ये सॉलिड है, हो गया ना? रिएक्टेंट क्या हो गया? तो गैस में, गैस स्टेट में, लेकिन जो कैटालिस्ट है वो किस में? सॉलिड स्टेट में। तो जब रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? विषमांगी उत्प्रेरक, है ना? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस बोल देते हैं। अब आते हैं उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिस्ट प्रमोटर। कैटालिस्ट उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक की गतिशीलता को बढ़ा देगा, है ना? तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, देखो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर उत्प्रेरक बोल दो, उत्प्रेरक वर्धक बोल दो तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उत्प्रेरक में क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ऐसे स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ये अपने आप में कोई कैटालिस्ट नहीं है, परंतु इसकी उपस्थिति मात्र से या अपनी उपस्थिति मात्र से किसको बढ़ाते हैं? वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। Those substances which are not catalyst in themselves, but in the presence of that substance, the activity of catalyst increase, है ना? ये efficiency of catalyst increase बोल सकते हो। जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु अपने उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। माना कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तुमने उसमें कैटालिस्ट डाला, लेकिन अभी भी वो रिएक्शन स्लो हो रहा है, अभी भी रिएक्शन स्लो हो रहा है। अब हमने कोई ऐसा पदार्थ डाला, डालते साथ रेट बढ़ गया, मतलब क्या किया उसने? कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या किया? बढ़ा दिया। एक एग्जांपल है, जनरली हैबर विधि से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो बच्चों देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं। जब हम आयरन डालते हैं रिएक्शन तो भी होगा, आयरन डालने Fe डालने पे भी रिएक्शन होगा तो अमोनिया बन जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन स्लो होता है।
ठीक है। Fe किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। Fe का रिएक्शन में कोई काम नहीं है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम Fe डालते हैं तो रिएक्शन की रेट थोड़ी बढ़ जाती है। तो Fe किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। लेकिन जैसे इसमें मोलिब्डेनम डालते हैं, MO डालते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन का रेट और बढ़ जाता है। मतलब MO ने क्या किया है कि कैटलिस्ट के रेट को इंक्रीज कर दिया, कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया। समझ में आया? कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? मोलिब्डेनम के उत्प्रेरक बढ़ रहा है। खुद ना तो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ना तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कैटलिस्ट के किसको बढ़ा दे रहे हैं? क्रियाशीलता को बढ़ा दे रहे हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक बढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल याद रखना होगा। फिर आता है उत्प्रेरक विष क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है। जैसे उत्प्रेरक वर्धक था ना, बिल्कुल उसका अपोजिट। कैटलिस्ट वो प्रमोटर है, ये पॉइजन है। क्या होगा? ये भी कैटलिस्ट नहीं होते, ये भी उत्प्रेरक नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में डाल लेना तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो घटा देते हैं या तो नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन खत्म कर सकते हैं, अभिक्रिया बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, इनहिबिटर। तो पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, परंतु अपने उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। ठीक है कि नहीं? डिक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे मैं बात करूं इसी रिएक्शन की, SO2 वाले रिएक्शन की, तो अगर इसी में मैं AS2O3 डाल दूं तो रिएक्शन की रेट क्या हो जा रही है? घट जा रही है। प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, अगर प्लेटिनम डाले तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे इसके अंदर में मैं AS2O3 डालूंगा, AS2O3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा, ये रेट उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा, मतलब अभिक्रिया की जो दर है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक विष हो गया। अब आता है संगमक। एक टॉपिक है संगमक। तो तुम अभी इससे पहले मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट बताया था, नेगेटिव कैटलिस्ट बताया था कि वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से क्या करते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से किसकी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, अभिक्रिया की दर को घटा देकर संगमक कहलाते हैं। Those substances which are not act as which do not participate in a chemical reaction but in the presence of that substance the rate of chemical reaction decrease। ठीक है, तो संगमक हमने ऑलरेडी कर रखा है, नेगेटिव कैटालिसिस जो पढ़ाया था, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ये वही टॉपिक है। कभी कभी पूछ लेता अंतर, उत्प्रेरक विष में और संगमक में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर तुम्हें पता होना चाहिए। संगमक क्या होते हैं? संगमक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ये संगमक जो होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। इट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है संगमक में। संगमक जो होता है अभिक्रिया की दर को घटाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, लेकिन जो कैटलिस्ट पॉइजन है ये एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को डिक्रीज करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले हमने सॉरी दोबारा इससे पहले हमने कवर किया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कौन कौन से टाइप्स कवर किए थे? ठीक है, समांगी उत्प्रेरण, होमोजेनियस कैटलिस्ट, विषमांगी उत्प्रेरण, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हो गया। उत्प्रेरक वर्धक पढ़ा था हमने, ठीक है, उत्प्रेरक विष पढ़ा था, धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटलिस्ट, अम्ल क्षार उत्प्रेरक एसिड बेस कैटलिस्ट बोला था हमने, ठीक है। तो ये टाइप्स थे कैटलिस्ट के। प्रेरित उत्प्रेरक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट था, और एक हमारे क्या था? स्व उत्प्रेरक या आत्म उत्प्रेरक बोलते हैं, सेल्फ कैटलिस्ट, जिसके बारे में पढ़ा था। तुम्हें इसके टाइप्स याद रखने हैं, डेफिनेशन याद रखना है और एग्जांपल एक जरूर याद रखना है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं ये जो कैटालिसिस प्रोसेस होता है इसके लिए थ्योरी क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो पढ़ते हैं। तो इसके लिए तीन सिद्धांत, तीन थ्योरी दी गई है। सबसे पहला हमारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, हेडिंग था उत्प्रेरक के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। तीन प्रकार की थ्योरी है, थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरी है। सबसे पहला हमारा माध्यमिक यौगिक थ्योरी, ठीक है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी बोलते हैं इसको। बता रहे माध्यमिक यौगिक मतलब रिएक्शन के बाद इनको एक बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, माध्यमिक यौगिक बनेगा, ठीक है। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार
अभिकारक उत्प्रेरक से संयोग करके माध्यमिक यौगिक बनाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्ट विद कैटलिस्ट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कंपाउंड। अभिकारक क्या करेगा, पहले देखो जैसे ए अभिकारक है और सी हमारा क्या उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिकारक से अभिक्रिया कर लेगा, है ना, इन दोनों से अभिक्रिया करेगा और एक एसी बना रहा है, मतलब ये माध्यमिक यौगिक बना रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर क्या होगा, अब दूसरा अभिकारक हमारे पास, क्योंकि दो रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन कराने के लिए, है ना, तो दूसरा अभिकारक इस माध्यमिक यौगिक से अभिक्रिया करके, दूसरा अभिकारक माध्यमिक यौगिक से अभिक्रिया करके उत्पाद बना देता है। देखो अब ये जो हमारा क्या है, एसी है, एसी हमारा माध्यमिक यौगिक का इंटरमीडिएट कंपाउंड है, किससे अभिक्रिया करेगा वो, जो दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करेगा और उत्पाद बना देगा और बाकी कैटालिस्ट को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। मतलब जितना हमने कैटालिस्ट डाला है हमको उतना कैटालिस्ट मिल गया। ठीक है, तो क्या है ये सिद्धांत, क्या कहते हैं, जरा सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक अभिकारक जो है वो कैटालिस्ट से अभिक्रिया कर लेगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, माध्यमिक यौगिक बनाएगा। ठीक है, अब ये जो माध्यमिक यौगिक है अभिकारक से अभिक्रिया करेगा, एक उत्पाद बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा और बाद में किसको रिलीज कर देगा, कैटालिस्ट को दोबारा से रिलीज कर देगा। अगर एग्जांपल देखेंगे तो हमारा NO है, NO एक हमारा कैटालिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और NO2 बना देता है। ठीक है, नाइट्रोजन NO2 बना देता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हो। ठीक, अब ये जो NO2 है SO2 से रिएक्शन करेगा, NO2 हमारा क्या है, माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये SO2 से दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा और SO3 बनना है और NO को रिलीज कर देना है। मींस जो हमारा उत्प्रेरक है जितना बना था, जो हमने लिया था वही बाहर निकल गया। NO हमने लिया था, NO का कोई यूज नहीं हुआ है, सिर्फ NO रिएक्शन कराने के लिए बस है। ठीक है कि नहीं है? तो ये इसके तुम्हारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, वैसे भी नाम डिनोट कर रहा है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है। तो रिएक्शन के बाद सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, माध्यमिक यौगिक बनेगा, उसके बाद माध्यमिक यौगिक टूटेगा जो कि क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा और कैटालिस्ट को सेपरेट कर देगा, उत्पाद बनाएगा और क्या बनाएगा, उत्प्रेरक को अलग कर देगा। फिर आते हैं अधिशोषण सिद्धांत। पहले सिद्धांत ये था, दूसरा अधिशोषण सिद्धांत, एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड कैटालिस्ट जो होता है वो अपने सरफेस पे क्या कर देता है, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करवा देता है। एडजॉर्ब मतलब चिपक जाना। मैंने एडजॉर्प्शन का इसीलिए डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाए तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। तो जो ठोस कैटालिस्ट है, जो सॉलिड कैटालिस्ट है, वो अपने सतह पर किसको, अभिकारक को अधिशोषित कर लेता है, अब जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट वो कैटालिस्ट है, ठीक है, अब और ये भीगा हुआ है, हाथ भीगा हुआ और ये कैटालिस्ट है। इसको जब हम चीनी की बोरी में ऐसे घुसाएंगे तो क्या होगा, चीनी पूरे में चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा? चीनी का सरफेस बड़ा है। अब एक बात बताओ मुझे, अब इस चीनी को अगर मुझे घोलना हो, मैं ऐसे उसमें पानी डाल दूंगा तब चीनी ज्यादा जल्दी घुलेगा कि मेरे हाथ में चिपका है, इस पे रिएक्शन ज्यादा होगी। क्या हुआ है, चीनी जैसे हमने बोरी में हाथ डाला है तो चीनी इसके ऊपर चिपक गया, मतलब सरफेस बढ़ गया है। क्या हो गया, सरफेस बढ़ गया, और सरफेस बढ़ गया तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी। जितना ज्यादा सरफेस होता है ना, रिएक्शन उतनी तेज गति से होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है अधिशोषण सिद्धांत में, जो उत्प्रेरक होता है ना, उसके सतह पर क्या होता है, अभिकारक चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, अभिकारक का सांद्रण मतलब सरफेस तुम बोल सकते हो, सरफेस क्या हो गया, बढ़ गया। सरफेस बढ़ने से अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है, अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ेगी, सरफेस बढ़ेगा तो कोलिजन का नंबर्स बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा रिएक्शन उतनी तेजी गति से ही होगी। क्योंकि देखो इसमें हम कांटेक्ट का थ्योरी, संपर्क, एक दूसरे से संपर्क हो रहा है, इसीलिए इसको हम संपर्कता का सिद्धांत भी बोलते हैं, कांटेक्ट का थ्योरी भी बोलते हैं। जैसे क्या है, निकिल पर अधिशोषित हाइड्रोजन, ठीक है, निकिल एक तुम्हारा कैटालिस्ट है, जब निकिल को हम हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्या होता है, निकिल के सरफेस पे अधिशोषित हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे उसका सरफेस बढ़ जाता है। समझ में आ गया, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। मतलब अगर मैं कभी भी जनरली रिडक्शन के लिए यूज होता है, रिएक्शन तो जब तुम करोगे ना तो ऐसे लिखोगे, निकिल और H2 करके लिखोगे, मींस ये रिडक्शन के लिए यूज होता है। अगर निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को हम रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन से किसी का रिएक्शन कराएं तो वो बहुत तेजी गति से रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं अधिशोषण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। ये ज्यादा माना जाता है, एडजॉर्प्शन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्यों माना जाता है, ये थोड़ा बहुत लिक्विड के लिए था, ये मेजरली सॉलिड के लिए था। ठीक है, ऐसा ये दोनों कुछ कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, तो एक ऐसा थ्योरी दिया गया, दोनों को कंबाइन करके दिया गया। तो ये कैसी थ्योरी है, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और तुम्हारा एडजॉर्प्शन थ्योरी का कंबाइंड फॉर्म है।
दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। क्या कहता है थ्योरी, ये कहता है क्या कि जो कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसी होगी। कोई भी कंपाउंड्स है, ठीक है, उसके सरफेस पे अगर रिएक्शन करने वाला कोई एलिमेंट होगा तो उसके सरफेस पे फ्री वैलेंसी होगी। निकिल है, निकिल के सरफेस पे फ्री वैलेंसी है, ठीक है। अब इस फ्री वैलेंसी को हमें कैसे भी करके बढ़ाना है। ये जो फ्री वैलेंसी है इसके सरफेस पे, इसके सरफेस की वैलेंसी को हमें बढ़ाना है, कैसे भी करके बढ़ाना है। तो बढ़ाने के दो तरीके हैं, ठीक है। सब उत्प्रेरक की सतह पर परमाणु की मुक्त संयोजकता होती है। मुक्त संयोजकता को हम निम्न दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वैलेंसी को दो मेथड से बढ़ा सकते हैं। पहला, उत्प्रेरक का प्रविभाजन, सब डिवीजन ऑफ कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट को पीस दिया, हमारे पास मतलब सॉलिड है, ठीक है, बड़ा सा सॉलिड है, उसको हमने पीस दिया। पीसेंगे तो सरफेस बढ़ने से वैलेंसी बढ़ेगी, और वैलेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा उस पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा उत्प्रेरक का खुरदुरा सतह, जितना खुरदुरा सतह होगा ना रिएक्टेंट उतना ज्यादा उस पे जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो दो तरीके से हम वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। एक क्या करेंगे, सब डिवीजन कर देंगे कैटलिस्ट का, दूसरा उसका खुरदुरा सरफेस बना देंगे, सरफेस को रफ कर देंगे, तो हमारा वैलेंसी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, संयोजकता बढ़ा दिया। जब संयोजकता बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या करेगा, उस पे कंबाइन हो जाएगा, अभिकारक उस पे जुड़ जाएगा, और फिर से वही माध्यमिक यौगिक बनाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, और बाद में इंटरमीडिएट कंपाउंड का अपघटन हो जाता है, टूट जाता है, और क्या बना देता है, उत्पाद बनाता है, और फाइनली हमारा कैटलिस्ट को दोबारा से फ्री कर देता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैटलिस्ट की कहानी थी, स्क्रीनशॉट ले लो।